हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 6 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, और इसके अंतर्गत हमें दो अप्रोचेस को देखना है। पहला जो अप्रोच है वो है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, और दूसरा है सिस्टम थ्योरी, और जिसको हम लोग व्यवस्था सिद्धांत या व्यवस्था उपागम कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग संक्षिप्त में इन दोनों जो उपागम हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि तुलनात्मक जो राजनीति है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो तुलनात्मक जो राजनीति है के अध्ययन की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी परंपरा रही है, और करीब 2500 साल पहले जो है 2500 साल पहले से तुलनात्मक जो है राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन जो है वो किए जा रहे हैं या प्रयत्न इसके होते रहे हैं। परंतु आधुनिक युग में विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो 1939 से 45 तक चला, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के कई तरीके जो हैं वो विकसित हुए। और हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो चुकी थी। तुलनात्मक स्टडी की जो है वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसको जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो इसको हम लोग मानते हैं कि ये जो है इसको व्यवस्थित रूप से इसको पढ़ने या जानने का जो है वो स्टडी जो है इस पर शुरू की गई थी। तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीति के परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर किया जाने लगा, जो ट्रेडिशनल थ्योरी था और जो मॉडर्न थ्योरी थी। और नए उपागम के कुछ समर्थक पुराने उपागम को पिछड़ा हुआ या बेकार समझते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण जो है वो सही नहीं है। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों के लिए परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम दोनों उपागमों की जो जानकारी होना आवश्यक है, जानकारी होना है ज़रूरी है। और जो आधुनिक उपागम हमें आज की जटिल जो परिस्थितियों में राजनीति की सूक्ष्म प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न स्तरों पर अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से समझने में सहायता हमें देते हैं। वहीं परंपरागत उपागम हमें तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थात्मक जो पक्ष हैं उनकी गहराइयों को समझने में या उनको समझाने का रास्ता दिखाते हैं। और तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के परंपरागत उपागमों के अंतर्गत साधारणतः राजनीति का विश्लेषण एक स्वायत्त विषय के रूप में, ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाया। और इसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण मुख्यतः इतिहास, कानून और समाजशास्त्र का उपाश्रित बना रहा, और इसे सही तौर पर राजनीति विज्ञान के रूप में विकसित होने का अवसर जो है वो नहीं मिला। आधुनिक उपागमों के आगमन से तुलनात्मक राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता अवश्य मिली है। और इस तरह से जो है तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक शासन जो है वो इतिहास, इसका इतिहास जो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि काफ़ी प्राचीन रहा है, लेकिन तुलनात्मक जो राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का जो है श्रेय जो है वो अरस्तु को जाता है, अरिस्टोटल को जाता है, जिसने कॉम्परेटिव स्टडी की थी। उसने 158 देश के संविधानों का कॉम्परेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन किया था, और उसके बाद जो है उसने उसकी अपने संविधान की व्याख्या उसने की थी। और जैसा कि शुरू में ही कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन जो है कि प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई, और अरस्तु ने पहली बार राजनीति शास्त्र
में अगमनात्मक पद्धति को अपनाया, जिसके द्वारा वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण और अध्ययन किया जाता है तथा वैज्ञानिक रूप से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और जो मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूति मूलक दृष्टिकोण और निरीक्षण पर आधारित ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया था। इस तरह से अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति को विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, और फ्रीडमैन, ब्लॉन्डे तथा कई अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति विश्व के विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित विषय है, और इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ वैसे तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन जो औपचारिक रूप से शासन व्यवस्था से संबंधित होती है, संबंधित ना होते हुए भी उसे प्रभावित करती है, या हम लोग करते हैं या देखते हैं। और तुलनात्मक जो राजनीति है इसके प्रकृति को लेकर विद्वानों में भी काफ़ी मतभेद है, और इसकी प्रकृति के बीच के बारे में लोग कहते हैं कि एक विचार के अनुसार तुलनात्मक जो पद्धति है, तुलनात्मक जो राजनीति है उसमें लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूशनल तुलनात्मक जो है वो अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरे जो है तुलनात्मक व्यवस्थाओं को क्षैतिज लैटिट्यूडनल जो है अध्ययन उसको कहते हैं, क्षैतिज और लंबवत अध्ययन उसको मानते हैं। तो इस तरह से उसकी प्रकृति के बारे में भी जो है वो अलग अलग बातें जो है वो कही गई हैं। और तुलनात्मक राजनीति के अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस विचार की व्यापक रूप से इसको स्वीकृति प्राप्त है, और इसके द्वारा सामान्यीकरण संभव है। ऐसे अध्ययन से राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। तो ये था तुलनात्मक जो राजनीति है, तुलनात्मक जो अध्ययन है उसका क्या मतलब है। मतलब इसकी जो शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादा हुई। वैसे तो इसका स्टडी सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया ही था, लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से अगर तुलनात्मक स्टडी की बात करें अगर आधुनिक युग में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ, और उसमें जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, एक व्यवस्थाओं का दूसरी देशों की व्यवस्थाओं के साथ जो है वो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इसके अध्ययन के तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के बहुत सारे उपागम बनाए गए हुए हैं, अप्रोचेज बनाए गए हैं, जिसमें परंपरावादी उपागम है, व्यवस्था उपागम है, संस्थागत उपागम है, कानूनी उपागम है, उसके बाद संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच है। बहुत सारे अप्रोचेज हैं, और लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो 2 अप्रोचेज हैं, जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक अप्रोच, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, और सिस्टम थ्योरी। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो अध्ययन कैसे करते हैं। तो पहला है जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जो है एक नवीन उपागम का नाम है, जो परंपरागत उपागम का विरोध करता है। ऐसे तो इसकी झलक जो है प्लेटो और अरिस्टोटल की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, लेकिन आधुनिक समय में इस उपागम का प्रयोग करने वालों में मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों का स्थान सबसे पहले आता है। मानवशास्त्रियों में रेडक्लिफ, ब्राउन तथा बी मेलिनोवस्की जो हैं ने अपने अन्वेषणों में इस उपागम का प्रयोग जो है वो किया है।
समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस उपागम के प्रयोग करने वाले जो हैं मार्टिन तथा टॉल टॉलकॉट टॉलकॉट पार्सन्स का नाम जो है वो प्रमुख है, जिन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन जो है वो किया है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को व्यवहारवाद के प्रतिफल के रूप में लिया जा सकता है और इस उपागम के समर्थक जो हैं वो आमंड ईस्टन, लेवी, पार्सन्स एंड मार्टिन के नाम जो है वो लिए जा सकते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम के एक मॉडल के रूप में प्रतिपादित किया गया था। जो व्यवस्था उपागम है, सिस्टम थ्योरी, उसके एक मॉडल के रूप में इसको प्रतिपादित किया गया था। और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम विश्लेषण के इस तथ्य की व्याख्या से संबंधित है कि राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी राजनीतिक संरचनाएं जो है वो बुनियादी हैं, बेसिक हैं, और वो किस तरह से बेसिकली काम करती हैं। और टॉलकॉट जो विचारक हैं, उन्होंने और पार्सन्स के द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम की सबसे अधिक व्यापक विवेचना जो हुई है वो की गई है। और उनका कहना है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को अपने को जीवित रखने के लिए निम्नलिखित जो है वो कार्य करने चाहिए। कोई भी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको जीवित रखने के लिए कुछ जो है वो काम है वो करने चाहिए। और वो कौन से काम है? उसमें पहला काम जो है प्रतिरूप रक्षा तथा तनाव नियंत्रण, दूसरा जो है साधन संग्रह एवं लक्ष्य की प्राप्ति, और तीसरा है अनुकूलन, और चौथा है एकीकरण। ये 4 चीज़ें जो है वो किसी भी संस्था के लिए आवश्यक होती हैं और ये किसी भी संस्था को जीवित रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है। राजनीति विज्ञान में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग जो है सबसे पहले 1960 में ग्रेबाइल आमंड जो हैं, इनका पूरा नाम है, तथा जेम्स एस कोलमैन ने पश्चिमोत्तरी राजनीति के अध्ययन के लिए किया था। मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आमंड हैं और जो कोलमैन हैं, जेम्स एस कोलमैन जो हैं, इन्होंने ये वेस्टर्न कंट्री के संदर्भ में इस उपागम का उपयोग जो है वो सबसे पहले किया था 1960 में। और जिस पुस्तक में इस सिद्धांत की जो है वो व्याख्या की गई या प्रतिपादन किया गया था, उस पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़, और दूसरी जो पुस्तक थी वो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच। ये दो जो पुस्तकें थी, इन दोनों के द्वारा जो लिखी गई थी, इन दोनों पुस्तकों में सर्वप्रथम सबसे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है, इसका यूज आमंड तथा कोलमैन के द्वारा की गई थी 1960 में। जो इनकी पुस्तक थी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज एंड द कॉम्परेटिव, और दूसरी जो पुस्तक है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई थी। और आमंड और पावल ने, उसके बाद आमंड तथा पावल ने अमेरिकी और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और इसे सर्वव्यापक बनाया। बाद में फिर जो आमंड और पावल हैं, विचारक हैं, उन्होंने इसको अमेरिका के संदर्भ में, अमेरिका और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं के संबंध में इसका अध्ययन किया और इसको सर्वव्यापक बनाया। और राजनीतिक व्यवस्था जो है, इसके कुछ गुण होते हैं, जिसमें पहली जो गुण है वो है व्यापकता, दूसरा जो गुण होता है वो पारस्परिक निर्भरता, और तीसरा सीमाओं का अस्तित्व। ये जो है 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो है राजनीतिक व्यवस्था के, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो व्यवस्था है, इसके 3 महत्वपूर्ण जो है वो गुण जो है वो बताए गए हैं, जिसमें व्यापकता पहला, पारस्परिक निर्भरता तथा सीमाओं का अस्तित्व।
ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। और व्यापकता से आमंड का अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश तथा निर्गत मीन्स इनपुट तथा आउटपुट पक्षों की वे सभी पारस्परिक क्रियाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं, जिनसे शारीरिक शक्ति भौतिक शक्ति के प्रयोग या प्रयोग की धमकी पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें विधि के द्वारा निर्मित संरचनाएं जैसे विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही ही नहीं सम्मिलित होती, बल्कि उसमें राजनीतिक दल, हित समूह, संचार साधन आदि सभी जो है वो शामिल होते हैं। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो हैं सभी संरचनाओं के राजनीतिक पहलू समाविष्ट होते हैं, बल्कि आंदोलन, विरोध आदि अमूर्त घटनाओं का भी उसमें पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी का जो है वो हम इसमें अध्ययन करते हैं। सिर्फ हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि नौकरशाही, राजनीतिक दल, हित, संचार आदि का भी अध्ययन जो है इसके अंतर्गत होता है। पारस्परिक जो निर्भरता है, जो सेकेंड वन था, उसका अर्थ है कि जो परिवर्तन एक क्षेत्र में होता है, और तीसरा जो परिवर्तन एक क्षेत्र में होता है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा भी होती है, और इसका अर्थ है कि एक छोर होते हैं जहां अन्य व्यवस्थाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। जनता का असंतोष तब तक राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं होता जब तक कि उसके शिकायतों को दूर करने के लिए एक आंदोलन के रूप में उसको संगठित न किया जाए। ठीक है। और जो आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। राजनीतिक व्यवस्था जो संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो है 7 वर्गों में इसको विभक्त किया है। और वो है, इसमें जो पहला है वो है आपका इनपुट, और इनपुट के अंतर्गत जो है पहला पॉइंट आता है राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, दूसरा है हित मुखरण या अभिव्यक्ति, और तीसरा हित एकत्रीकरण, संकलन जिसको कहते हैं, और चौथा है राजनीतिक संप्रेषण या संचार जिसको हम कहते हैं। और दूसरा जो है वो आउटपुट है, मतलब निर्गत है। और निर्गत कार्य जो है वो भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि विधि का निर्माण और विधि का क्रियान्वयन और न्याय निर्णय। मतलब आउटपुट के रूप में ये 3 चीज़ हो सकते हैं। किसी विधि का कानून बन सकता है, निर्माण हो सकता है, उस कानून का क्रियान्वयन हो सकता है, या कोई न्याय निर्णय दिया जा सकता है। तो इस रूप में आउटपुट के फॉर्म में वो जो है वो हमारे समक्ष आता है। राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करने की प्रक्रिया का नाम राजनीतिक समाजीकरण होता है। संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन कार्यों का संपादन करती हैं उसके 3 स्तर होते हैं। और वो 3 स्तर जो हैं, पहले जो उसमें है व्यवस्थात्मक जो क्षमताएं हैं वो, दूसरा है रूपांतरण कार्य, और तीसरा व्यवस्था पोषण तथा अनुकूलन संबंधी क्या कार्य। मीन्स जो व्यवस्थात्मक जो क्षमताएं हैं, उस व्यवस्था की क्या क्षमता है काम करने की, वो। दूसरा जो है रूपांतरण, उसमें परिवर्तन करने का कार्य को परिणत करने का जो क्षमता है वो। और तीसरा कि व्यवस्था का पोषण और अनुकूलन संबंधी जो है कार्य, मतलब किस तरह से वो व्यवस्था जो है अच्छे ढंग से रन करेगी, चलेगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस पर निर्भर करती हैं। तो ये था संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक जो उपागम है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो है कोई भी व्यवस्था जो है, कोई भी संरचना है, राजनीतिक व्यवस्था है, और किस तरह से उसका काम होता है। और आमंड तथा पावेल ने इसकी जो व्याख्या की है, और इसको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आमंड ने तथा कोलमैन ने इसकी जो है विस्तृत चर्चा की है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा उपागम, जिसको हम लोग व्यवस्था उपागम कहते हैं, सिस्टम अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच पर मैंने काफ़ी डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है, आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि ये पीजी के भी कोर्स में है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से इस सिस्टम को, इस अप्रोच को
उस व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है, तो आपको वो हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे पहले की जो वीडियो है उसको देख लीजिए, और मैं थोड़ा बहुत अभी भी चर्चा इसके बारे में करूँगी। जो व्यवस्था उपागम जो है, इसका आगमन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो परंपरागत उपागम के विरुद्ध में हुआ था, और अन्य आधुनिक उपागमों की भांति, ये सब जितने हैं सब आधुनिक उपागम हैं, तो अन्य आधुनिक उपागमों के भांति भी यह भी जो है मुख्यतः जो है अमेरिकी जो विद्वान थे, अमेरिकी विद्वानों का योगदान है, और विशेषकर डेविड ईस्टन का और आमन तथा मिचेल्स का विचार रहा है। व्यवस्था उपागम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से करता है, ठीक है, वैज्ञानिक विधियों से करता है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करता है ये, और व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था विश्लेषण में सूक्ष्म किंतु सूक्ष्म कुछ अंतर है जरूर है। और व्यवस्था सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो निवेश, निर्गत, पर्यावरण आदि प्रतियों से बना हुआ होता है, और जब व्यवस्था सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्यवस्था विश्लेषण का रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार व्यवस्था विश्लेषण किसी विशेष स्थिति में व्यवस्था सिद्धांत का क्रियात्मक रूप है। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के समाजशास्त्रीय अध्ययनों में उपयोगी प्रयोग से प्रभावित होकर ही एक पुस्तक प्रकाशित की, और उसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम रखा, और इसी पुस्तक में डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन व्यापक रूप में किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो डेविड ईस्टन प्रथम राजनीति शास्त्र था जिसने इस दृष्टिकोण का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत किया था, क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत उन्होंने जो है व्यवस्था सिद्धांत को, क्योंकि वो बहुत राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने इस सिस्टम को वो राजनीति विज्ञान में लेकर आए थे। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था उपागम को परिभाषित किया कि किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिसमें उस समाज में बाह्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। पुनः डेविड ईस्टन ने अपनी जो परिभाषा को संशोधित किया और करते हुए वो बोलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है, जो उस वातावरण या परिवेश से घिरा हुआ होता है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है, और स्पष्टतः पृथकनीय होती है, पद्धति रहती है। आमिन तथा पावेल का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था से उसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की कोई सीमा का बोध होता है, और डेविड ईस्टन तथा आमंड एंड पावेल के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी गई जो परिभाषा है उससे स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबद्ध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में अगर हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अतः क्रियाशील अंगों को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है, और इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत जो लक्षण हैं उसमें न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न, अंगों का पारस्परिक निर्भरता और सीमा का विचार, ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब डेविड ईस्टन ने व्यवस्था जो सिस्टम थ्योरी है या सिस्टम अप्रोच है उसका उपयोग जो है सबसे पहले जो है राजनीति विज्ञान के तुलनात्मक राजनीति जो विज्ञान है के अंतर्गत किया था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जो सिस्टम है, जो एक राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है, और इसके लिए उन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया, आगत निर्गत जो उनका मॉडल था उसको प्रस्तुत किया, और उसने कहा कि जो कोई भी व्यवस्था होती है उसमें एडॉप्टेबिलिटी होती है, और स्पेशली जो सोशल जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें एडॉप्टेबिलिटी पाई जाती हैं,
और व्यवस्था जो है किसी के लिए एक वातावरण चाहिए, और वो वातावरण को खुद भी प्रभावित करती है और उस वातावरण से खुद प्रभावित भी होती है। और इस तरह से उन्होंने आगत निर्गत जो मॉड्यूल प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत को अच्छी तरह से उसकी जो है व्याख्या की है, और कहा है कि किस विश्व की चाहे कोई भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, वो इसी व्यवस्था सिस्टम पर, इसी सिस्टम के अनुरूप काम करती हैं। और उसके अंतर्गत उन्होंने मांग के बारे में बताया, डिमांड जो है, और डिमांड्स के पीछे जो सपोर्ट होता है उसकी चर्चा की, और उसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में परिभाषित किया है। और इस तरह से अपने व्यवस्था सिद्धांत का जो मॉड्यूल है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास जो है वो डेविड ईस्टन ने किया है, क्योंकि वो जो है वो विज्ञान इसको बनाना चाहते थे, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। और विज्ञान बनाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया, जिसको हम लोग व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं। और उनका मानना है कि विश्व की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इसी उपागम, इसी तरह से फंक्शन करती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस पर मैंने इंडिपेंडेंटली एक अलग से एक टॉपिक बनाया है, आप उसको और अच्छे से देख लें, समझ लें, ताकि आपको जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज का जो है हमारा क्लास यही समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।